जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा पहाड़ी सिलसिला जो 2 अरब साल पुराना है, उसे सिर्फ कागज पर एक तारीफ बदलकर गायब कर दिया जाए। आज हम इसी पुरअसरार कहानी की तह तक जाएंगे कि हिंदुस्तान की कदीम अरावली पहाड़ियां आखिर कैसे और क्यों गायब हो रही हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। अरावली का सिलसिला तकरीबन 2 अरब साल पुराना है, जो इसे दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक बनाता है। ये गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है और हजारों साल से एक कुदरती दीवार का काम कर रहा है। ये थर के रेगिस्तान को हिंदुस्तान के जरखेज मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकता है। लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। क्या हो अगर एक नए सरकारी कानून की वजह से इस कदीम मुहाफिज का 90% से ज्यादा हिस्सा सरकारी तौर पर अरावली ही ना कहलाए। यह सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसके नताइज बहुत बड़े हो सकते हैं। चलिए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, इस 100 मीटर वाली तारीफ का असल मतलब क्या है, इस तब्दीली के पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इसके हमारे माहौल पर क्या असरात होंगे, लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा रहा और आखिर में ये लड़ाई अब कहां खड़ी है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। और सितम जरीफी देखिए, इस सब का आगाज अरावली को बचाने की एक कोशिश से हुआ था। बात है मई 2024 की। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि अरावली की एक वाज़े यूनिफॉर्म तारीफ बनाई जाए ताकि इसे कानकनी यानी माइनिंग से बचाया जा सके। इरादा तो नेक था, एक साफ तारीफ से हिफाजत आसान हो जाती। लेकिन फिर नवंबर 2024 में हुकूमत ने जो तारीफ पेश की, सोच के मुताबिक उसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। वो पहाड़ों को बचाने के बजाय उन्हें सरकारी रिकॉर्ड से ही मिटाने वाली थी। तो आखिर इस नई तारीफ में ऐसा है क्या जिस पर इतना बड़ा तनाजा खड़ा हो गया? सारा माजरा सिर्फ 100 मीटर के एक उसूल के गिर्द घूमता है। इस नई तारीफ के 2 अहम हिस्से हैं। पहला, सिर्फ वो पहाड़ियां अरावली कहलाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। दूसरा, उन्हें अरावली सिलसिले का हिस्सा तब माना जाएगा जब ऐसी 2 या ज्यादा पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के अंदर हों। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल पेंच इसमें है कि ये ऊंचाई नापी कहां से जाएगी। और असल नुक्ता यही है। देखिए, आमतौर पर पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई सतह समुंदर यानी मीन सी लेवल से नापी जाती है, जिसे हम 0 मीटर मानते हैं। लेकिन इस नए उसूल में अरावली की ऊंचाई सतह समुंदर से नहीं बल्कि उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और सारा मसला यहीं से शुरू होता है। अब इसका मतलब क्या है, जरा समझिए। अरावली के आसपास का ज्यादातर इलाका पहले ही सतह समंदर से काफी ऊंचा है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक पहाड़ी सतह समंदर से 190 मीटर ऊंची है, लेकिन उसके आसपास की जमीन खुद 100 मीटर की बुलंदी पर है। तो नए उसूल के मुताबिक इस पहाड़ी की ऊंचाई सिर्फ 90 मीटर मानी जाएगी और इसे अरावली का दर्जा नहीं मिलेगा। और इसका नतीजा बहुत चौंका देने वाला है। सोर्स के मुताबिक इस एक तारीफ की वजह से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां सरकारी तौर पर अरावली नहीं रहेंगी। मतलब उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा और वो कानकुनी और तामीरात के लिए खोल जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तारीफ को बदलने के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? सोर्स के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ है, पैसा। इससे फायदा किसको होगा? सोर्स 3 बड़े ग्रोहों की तरफ इशारा करता है। पहले, दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट डेवलपर्स, जहां जमीन सोने के भाव बिकती है। दूसरे, माइनिंग कंपनियां जो यहां से संगमरमर, सोना और तांबे जैसे कीमती मादनियात निकालना चाहती हैं। और तीसरे, वो सियासी पार्टियां जिन्हें इन इंडस्ट्रीज से फंडिंग मिलती है। और ये सिर्फ अंदाजे नहीं है। सोर्स पतंजलि ग्रुप के केस की मिसाल देता है। अरावली के गांव में जंगल की जमीन जो पंचायत की मलकियत थी और जिसे बेचा नहीं जा सकता था, उसे मुबैना तौर पर कुछ शेल कंपनियों ने यानी सिर्फ कागजी कंपनियों ने 300 से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी मुआहदों के जरिए हासिल कर लिया। ये तो सिर्फ एक पहलू है। एक और बड़ी वजह है जिसे फार्म हाउस इकोनॉमी कहा जा रहा है, यानी महफूज जंगलाती जमीन पर गैर कानूनी तौर पर लग्जरी फार्म हाउस, शादी हॉल और रिजॉर्ट्स बनाना। हाल ही में एक ड्रोन सर्वे में सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांवों में तकरीबन 6793 ऐसी गैर कानूनी तामीरात पाई गई। लेकिन इस सारे पैसे की एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत हमारा माहौल चुका रहा है। अरावली की तबाही सिर्फ कुछ पहाड़ों का गायब होना नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की तबाही है, जिसके नताइज हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कानकनी और गैर कानूनी तामीरात की वजह से अरावली के पहाड़ी सिलसिले में 12 बड़े खला यानी गैप्स पैदा हो चुके हैं। ये सिर्फ पहाड़ों में सुराख नहीं है, ये तो रेगिस्तान के लिए खुले दरवाजे हैं।
सोर्स में 2009 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जो साफ कहती है कि इन 12 गैप्स की वजह से थर रेगिस्तान की रेत और धूल अब जरखेज मैदानों की तरफ बढ़ रही है और जमीन को बंजर बना रही है। इस अमल को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसका असर सिर्फ रेगिस्तान तक महदूद नहीं, एक के बाद एक कई बहरान शुरू हो रहे हैं। ये पहाड़ियां दिल्ली के लिए सब्ज फेफड़ों का काम करती हैं, आलूदगी और धूल को रोकती हैं। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं और इनकी तबाही से पानी की किल्लत बढ़ रही है। और इनके जंगलात मौसम को काबू में रखते हैं। इनके कटने से बारिशें कम हो रही हैं। जरा ये आदादो शुमार देखिए, ये मौसम में तब्दीली की पूरी कहानी खुद बताते हैं। सोर्स के मुताबिक 1973 में जहां मॉनसून 101 दिन तक रहता था, वहीं 2009 तक ये कम होकर सिर्फ 25 दिन रह गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक माहौलियाती तबाही की वार्निंग है। जाहिर है जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो एक जबरदस्त रद्द अमल देखने को मिला। ये कहानी अब सिर्फ फाइलों और अदालतों तक महदूद नहीं रही बल्कि सड़कों पर आ गई। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और उनका नारा सिर्फ एक था, अरावली नहीं तो जिंदगी नहीं। ये एक बहुत ताकतवर पैगाम था कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जिंदगी की अलामत हैं। जब अवामी दबाव बढ़ा तो हुकूमत ने 24 दिसंबर 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया कि अरावली में नई माइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सोर्स का तज्जिया कहता है कि इसमें कुछ नया नहीं था। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने हुक्म को दोहराया गया था और यह पाबंदी भी सिर्फ तब तक है जब तक पायदार कानकनी का कोई मंसूबा नहीं बन जाता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लोगों के एहतजाज ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है और जंग अभी खत्म नहीं हुई, बस कुछ वक्त के लिए टल गई है। और फिर एक अहम पेशरफ्त हुई। 29 दिसंबर को अवामी रद्द अमल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी। इसका मतलब है कि 100 मीटर की नई तारीफ फिलहाल नाफिज नहीं होगी। तो अब एक नई माहिरीन की कमेटी इस 100 मीटर के असूल का जायजा लेगी। लेकिन यह हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर छोड़ जाता है। जब एक कदीम मुहाफिज का वजूद ही बहस का मौजू बन जाए तो ये फैसला करने का हक आखिर किसको है कि तहफ़्फ़ुज़ का असल मतलब क्या है।